कर रही होगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपनी इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा और आने वाले 5 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो संकेत आप देख रहे होंगे, ये संकेत इस बात को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसमें आप सबका सकारात्मक योगदान हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने चैलेंज थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। रिफॉर्म करने में उद्योग जगत की उन बैरियर्स को हटाने के लिए जितने रिफॉर्म हो सकते थे, हमने खुले दिलो दिमाग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आने में सफलता प्राप्त की है और इसमें भी तमाम नए रिफॉर्म इस सब के बावजूद जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, हम उसको लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर निवेश के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज एकदम 0 पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता, कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता। कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता। जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की उद्योग जगत की उन अड़चनों को, चाहे वह माफियाओं से जुड़े हुए मामले रहे हों, पेशेवर गुंडों और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले उन गुंडों का मामला हो, इन सब से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई रैंकिंग है, उसमें उत्तर प्रदेश के स्थान को आप अनुभव कर सकते हैं। और अपने आप में उत्तर प्रदेश ने इस दौरान एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके 64,000 हेक्टेयर लैंड को भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त करवा करके अपने इंडस्ट्री के लिए एक लैंड बैंक बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आज आप सबके सामने है। हर एक क्षेत्र में आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने एक नए विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। बैंक, मैं जब आया था तब उत्तर प्रदेश की 42-43 CD रेशियो था बैंक्स का। जितने बैंकर्स थे, जब मैं उनके साथ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक करता था, मैं अक्सर देखता था, हम लोग जब भी उनसे चर्चा करते थे कि क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति, आज मुझे बताते हुए
प्रसन्नता है कि लगभग 56% तक पहुंच चुका है और बहुत शीघ्र हम इसको 60% तक ले जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के डाटा आंकड़े आए हैं वे समझने के लिए पर्याप्त होंगे कि उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं एक सकारात्मक दिशा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी राज्य ने इस सदी की इन 6 वर्षों में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना करते हुए भी आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 25 करोड़ की आबादी है हमारी, हमें हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास स्टेट के पास भी रेवेन्यू सरप्लस है और उत्तर प्रदेश अपने बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र था उनके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड इन सब से वंचित था। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच से उसकी स्पाइनल कॉलम बनकर के पूरी मजबूती के साथ विकास की एक नई आहट को उस क्षेत्र के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसमें विकसित हो रहे नए औद्योगिक क्लस्टर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सबको कराते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कोई सोचता नहीं था बुंदेलखंड के बारे में। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, उससे पहले 2016 में बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार को टैंकर से पानी भेजने पड़े थे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड के हर घर में हमने नल से पानी पहुंचा दिया है। हर घर में बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बिछा दी गई है और बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी 2 महत्वपूर्ण नोड स्थापित हो रहे हैं, एक झांसी में और एक चित्रकूट में। मुझे याद है जब मैं पहले विजिट में झांसी गया था तो उस समय लोगों ने मुझसे मांग की थी कि क्या हमें पानी पीने के लिए मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ, मैं मुख्यमंत्री 2017 में बना। इन 70 वर्षों में प्रदेश क्या कर रहा था। और तब मैंने कहा भी जितना पैसा लगेगा लेकिन हम लोग यहां के लोगों को पानी जो अवश्य उपलब्ध कराएंगे, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि हर घर नल की योजना बुंदेलखंड के लिए हमारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुकी है। हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम हम लोग पहुंचा चुके हैं। सिंचाई की योजनाओं को प्रभावी ढंग से वहां लागू कर दिया गया है। और उस समय मैंने घोषणा की थी कि जल जीवन मिशन को भी हम यहां आगे बढ़ाएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जब मैं चित्रकूट में गया तो मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों की एक बैठक की। ऐसे ही मैं रात्रि को वहां रुका था, एक 2 कमरे का गेस्ट हाउस था वहां पे, तो प्रशासन को संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो कहीं भी रुक जाऊंगा, मेरे लिए तो एक तख्ता चाहिए, हम उसी में ले जाएंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं। मैं रात्रि को रुका, मैंने रात्रि को ही बुलाया लोगों को और मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आखिर ये चित्रकूट विकास क्यों नहीं कर रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम यहां आए होंगे और यहां पे देश और दुनिया आना चाहता है, विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो बंद कमरे में थे हम लोग। उन्होंने कहा, देखिए बंद कमरे में हम बोल दे रहे हैं, यहां कुछ डकैत हैं जो अपहरण करते हैं और हम लोग भी किसी प्रकार से अपनी पूंजी बचा करके रखते हैं, इसलिए अपना विस्तार भी नहीं करते। तो मैंने कहा